अभी हम देखेंगे द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ये एक कॉन्क्रीट मेथड है जिससे हम अच्छा एस्टिमेटर को किसी भी सिचुएशन में कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छा एस्टिमेटर हम कंस्ट्रक्ट करें। तो ये है उच्चतम संभाव्यता आकलन। अगर हमारे पास एक्चुअल एस्टिमेट है तो है वो आकलन या एस्टिमेशन आकलन। जैसे कि पहले हमने देखा है, हम एस्टिमेशन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन का कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर या पैरामीटर्स के द्वारा प्रस्तावित हुआ है, और उन प्राचलों के उन पैरामीटर्स के लिए हम ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर से हम जब जेनेरिक सिंबल थीटा यूज करते हैं पैरामीटर के लिए, तो हम एक लेते हैं सैंपल x1 रैंडम सैंपल लेते हैं उस पॉपुलेशन से, और उनकी वैल्यूज अगर हमारे पास ऑब्जर्व की वैल्यूज आती है स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn, तो हम एक स्टैटिस्टिक चूज करते हैं जो कि होगा हमारा एस्टिमेटर। स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये जो सैंपल वैल्यूज है उनका एक फंक्शन होता है, वो जो अननोन पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ सैंपल मतलब अगर हमारे पास सैंपल वैल्यूज हमें पता है तो उससे हम पूरी तरह से उस स्टैटिस्टिक का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो एक्चुअल तो एस्टिमेटर अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल होता है, और अगर हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यूज भी पता है x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn, तो उस फंक्शन को इन वैल्यूज पे इवैल्यूएट करके हमें मिलता है एस्टिमेट। पिछले बार हमने एक पर्टिकुलर मेथड देखा था जिसको हमने कहा था मेथड ऑफ मूवमेंट्स। अभी हम देखेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो आगे जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक उदाहरण से जान लेते हैं। समझ लीजिए हमारा ये जाना पहचाना उदाहरण है जहां पे हमारे पास है एक बाइनोमियल पॉपुलेशन, जहां पे हमारे पास n की वैल्यू हमें पता है और अननोन पैरामीटर है स्मॉल p। सो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर्स n इक्वल टू 10 एंड p, और हमें p का एस्टिमेटर पता करना है। तो हम जैसे कहा हमने हम ले लेते हैं एक सैंपल x1 x2 वगैरह वगैरह वगैरह। इस उदाहरण के लिए ये कंसेप्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड या उच्चतम संभाव्यता, इसको समझने के लिए इस उदाहरण में हम दो ही सैंपल वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल साइज है इज इक्वल टू 2। चूंकि बाइनोमियल जो एक पैरामीटर है n और सैंपल साइज को भी हम उसी से दर्शाते हैं n, तो मैं अलग अलग n नहीं लिख रहा हूं। तो ये जो रैंडम वेरिएबल्स है x1 x2, ये है IID रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि ये रैंडम सैंपल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 10 एंड p के तहत। तो हमने अभी तक जो देखा है, हम आसानी से उसका जॉइंट PMF इन दो सैंपल्स का x1 और x2 का जॉइंट PMF लिख सकते हैं। जॉइंट PMF कैसे निकालते हैं, पहले तो ये दो रैंडम वेरिएबल्स है तो हमारा जॉइंट PMF होगा फंक्शन दो चरों का x1 और x2 का, और चूंकि ये रैंडम सैंपल है मतलब ये इंडिपेंडेंट है,
ये होगा उनके मार्जिनल्स का प्रोडक्ट। तो ये सब नोटेशंस हमने पहले से देखे हुए हैं। सो रैंडम वेरिएबल x1 का पीएमएफ है, मार्जिनल पीएमएफ है p सब x1, और x2 का पीएमएफ है p सब x2। उनके प्रोडक्ट से हमें ये जॉइंट पीएमएफ मिलता है। और हमें पता है कि ये मार्जिनल पीएमएफ्स क्या है, क्योंकि ये तो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास हमें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ पता है, जो मैं लिख रहा हूं। n चूज x1 है अभी, और n इक्वल टू 10, सो x चूज x1, p टू द पावर x1, 1 माइनस p टू द पावर n, 10 माइनस x1, n इज इक्वल टू 10, सो 10 माइनस x1। ये हो गया मार्जिनल पीएमएफ x1 का स्मॉल x1 पे इवैल्यूएट किया हुआ। उसी तरह से हम p x2 ऑफ x2 भी लिख सकते हैं, जो है 10 चूज x2, p टू द पावर x2, 1 माइनस p टू द पावर 10 माइनस x2, जहां पे दोनों x1 और x2 कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, 0, 1, 2 से लेकर 10 तक ये वैल्यूज ले सकते हैं। स्मॉल x1 भी इन 11 वैल्यूज में कोई भी ले सकता है, और स्मॉल x2 भी इन 11 वैल्यूज में कोई भी हो सकता है। और अगर x1 x2 में से कोई भी इन 11 वैल्यूज से अलग है, तो जॉइंट पीएमएफ की वैल्यू है 0। अभी तो ये तो हमारे पास हो गया सभी ऐसे x1 और x2 पेयर्स के लिए जॉइंट पीएमएफ। अभी मान लीजिए कि हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज है, सपोज हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो पहला सैंपल लिया हमने, उसमें हमें मिला 4, x1 इज इक्वल टू 4, और दूसरे परीक्षण में हमें मिला 7, x2 इज इक्वल टू 7। तो इस पर्टिकुलर पेयर x1 x2 के लिए हमें जॉइंट पीएमएफ लिख सकते हैं। अभी एक्चुअली शायद मैंने पिछले बार भी किया था, अभी ठीक है, इस एग्जांपल में हम p से ही कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम जॉइंट पीएमएफ और जॉइंट पीडीएफ को दोनों को अभी f से दर्शाएंगे, लेकिन इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। p ऑफ x1 x2, और उसका डिपेंडेंस है पैरामीटर स्मॉल p के ऊपर, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं। और हम इवेल्युएट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जर्व्ड सैंपल पे, सॉरी स्मॉल p लिख रहा हूं मैं, तो ये स्मॉल p ऑफ 4, 7 और p, तो ये तो आसानी से मैं लिख सकता हूं 10 चूज 4। ये एक्चुअल इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं 10 चूज 4, p टू द पावर 4, 1 माइनस p टू द पावर 10 माइनस 4 जो होता है 6, और उसके बाद आएगा 10 चूज 7, p टू द पावर 7, 1 माइनस p टू द पावर 3। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो कांस्टेंट है 10 चूज 4, तो एक कांस्टेंट इंटीजर नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 10 चूज 7। p की वैल्यूज हम इकट्ठा कर ले, तो p टू द पावर 4 टाइम्स p टू द पावर 7 होता है p टू द पावर 11, और हमें मिलता है 1 माइनस p टू द पावर 9। तो इस ऑब्जर्व सैंपल के लिए, ऑब्जर्व सैंपल क्या है इस उदाहरण में, 4 और 7, स्मॉल x1 इज इक्वल टू 4, स्मॉल x2 इज इक्वल टू 7। तो ये जो हम उच्चतम संभाव्यता आकलन के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे हम। अब आप देख लीजिए, ये जो जॉइंट पीएमएफ, इसको अभी हम लोग बोलते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन ये सिर्फ एक नाम, एक तौर से तो सिर्फ एक नाम चेंज कर लिया है, लेकिन नाम चेंज करने के बारे विषय में मैं थोड़ी ही देर में इसका कारण भी बता दूंगा। लेकिन आप अगर देख लें लाइक्लीहुड
फंक्शन। आप देख सकते हो कि ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है इसका सिर्फ अननोन p है, राइट। बाकी सब तो कांस्टेंट्स है, बाकी कोई सिंबल्स भी नहीं है। अब सिर्फ बचे हैं जो अननोन पैरामीटर है p। तो हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू p को चुनेंगे। सो चूज दैट वैल्यू ऑफ p which maximizes the likelihood function. So likelihood function सिर्फ एक फंक्शन है पैरामीटर p का। किसी भी दिए गए सैंपल x1 और x2 के लिए, हमने यह उदाहरण में x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 7 लिखा है। अगर हम इसको जॉइंट पीएमएफ के तौर पे देखेंगे तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल X1 इक्वल टू 4 एंड कैपिटल X2 इक्वल टू 7। अब हम एक तरह से अलग सवाल पूछ रहे हैं। अगर हमने ऑब्जर्व किया है स्मॉल x1 इक्वल टू 4 और स्मॉल x2 इक्वल टू 7, कौन सा उस वैल्यू p का है जिससे ये सबसे संभाव्य सैंपल बनता है। ठीक है, तो इसको मैं इस एग्जाम्पल की तरफ हम फिर से आएंगे, लेकिन इसको जनरलाइज करके हम एक डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। सो लेट x1 x2 xn have joint PMF or PDF एक, अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है, अभी हम दोनों सिचुएशंस को एक ही साथ लिखने वाले हैं और दोनों को हम एक ही सिंबल से अब दर्शाने वाले हैं, स्मॉल f। ये दोनों फंक्शंस है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, ये है फंक्शन। चूंकि हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स है, ये है फंक्शन n चरों का, जिसको हम हमेशा जैसे दर्शाएंगे x1 x2 xn से। और ये समझ लीजिए जो पीएमएफ है या पीडीएफ है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है पैरामीटर p पे, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर पे। तो समझ लीजिए ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं सिचुएशन, वो उसका जॉइंट पीएमएफ या जॉइंट पीडीएफ डिपेंड करता है पैरामीटर्स m पैरामीटर्स के ऊपर, जिसको हम दर्शा रहे हैं θ1 θ2 एटसेट्रा θm तक। हमने जो भी उदाहरण देखे हैं उसमें m इक्वल टू 2 से ज्यादा वाले पैरामीटर्स हमने नहीं देखे, लेकिन जैसे मेथड ऑफ मूवमेंट्स में भी किया था, हम एक जनरल मेथड यहां पे बताने वाले हैं। सो ये है हमारा जॉइंट पीएमएफ और पीडीएफ, जहां पे पैरामीटर्स θ1 θ2 θm आर अननोन। ये कुछ फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फिक्स्ड पॉपुलेशन के, और उसके बारे में हमें जानना है। When small x1, small x2 वगैरह small xn are the values observed values, तब तो ये जो हमारा जॉइंट पीएमएफ है, जैसे ऊपर एग्जांपल में जब x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 7 के लिए हमने लिख लिया, तो वो फंक्शन सिर्फ अननोन पैरामीटर p पे डिपेंड करता था। इसी तरह से f
होगा एक फंक्शन देन f as a function of theta 1 theta 2 theta m is called the likelihood function. संभाव्यता फलन, जैसे ये नाम हमें दर्शाता है, संभाव्य कितना है हमारा पॉपुलेशन वो हम देख रहे हैं और उस पैरामीटर्स वैल्यूज को चूज करेंगे जिससे ये संभाव्यता मैक्सिमाइज हो जाती है। The maximum likelihood estimates, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैरामीटर्स है, एस्टिमेट्स जिसको हम लिखेंगे MLE से, ऑफ ML इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। जैसे पहले दर्शा रहे थे हम एस्टिमेट्स को या एस्टिमेटर्स को दर्शाएंगे थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट, थीटा m हैट से, आर दोज वैल्यूज of theta 1 theta 2 theta m that maximize the likelihood function. उसका मतलब यहां पे मैं दर्शा रहा हूं फिर एक बार, अगर हम ये थीटा 1, ये हमारा सैंपल तो फिक्स्ड है, अभी हम एक फिक्स सैंपल के लिए पता करने वाले हैं, उस लाइक्लीहुड फंक्शन में हम अगर थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट, थीटा m हैट की वैल्यूज वहां पे लगा देंगे तो ये किसी और थीटा 1 थीटा 2 पे इवेल्युएट अगर करने वाले हैं फंक्शन तो उस वैल्यू से ज्यादा होगा। ये मैक्सिमाइज कर रहा है लाइक्लीहुड फंक्शन f। जैसे कि मैंने कहा यहां पे हम कोई भी एक गिवन सैंपल है स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xm को, उस सैंपल के मद्देनजर हम ये मैक्सिमाइजेशन करने वाले हैं। तो अब ये जब हमारे पास ये एस्टिमेटर्स आएंगे थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट, एस्टिमेट्स आएंगे थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट, थीटा m हैट, तो वो फंक्शंस रहेंगे स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xm के। तो द करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटर आकलक which is got by replacing small xi by capital Xi is called the maximum likelihood estimator। ये तो हमारे पास हमेशा से ही ये हम दर्शा रहे पिछले कुछ क्लासों से। जब हम एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट रहेगी, वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट, थीटा हैट से वैल्यूज रहेंगी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर रहेंगे रैंडम वेरिएबल्स, जो है स्टैटिस्टिक, जो है फंक्शन सैंपल, रैंडम सैंपल के। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर उच्चतम संभाव्यता आकलक या उच्चतम संभाव्यता आकलन
एस्टिमेट, और दोनों को हम उसी सिंबल से दर्शाते हैं, एस्टिमेटर को या करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट्स को θ1 हैट, θ2 हैट, θm हैट से। अब हम फिर एक बार इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैं आगे लिखने से पहले फिर मैं एक चीज कर रहा हूं, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है इसको मैं फिर से लिख लेता हूं ताकि हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े। एग्जाम्पल कंटिन्यूड। सो हम देख रहे थे ये लाइक्लीहुड फंक्शन इवेल्युएट हमने किया था 4 और 7 पे, और हमारा अननोन पैरामीटर था p, और ये फंक्शन क्या था? ये फंक्शन था कुछ कांस्टेंट 10 choose 4, 10 choose 7, ये पॉजिटिव कांस्टेंट्स रहेंगे, p to the power 11 और 1 minus p to the power 9, जहां पे p की वैल्यू रहेगी 0 और 1 के बीच में। और अभी एज अ फंक्शन ऑफ p हमें ये मैक्सिमाइज करना है, हमें ये पता करना है कि कौन से वैल्यू p के लिए ये मैक्सिमाइज होता है। तो पहले तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो फंक्शन p का है ये तो p के पावर्स में है या 1 minus p के पावर्स में है, तो शायद इसको डायरेक्टली मैक्सिमाइज करना मुश्किल है। लेकिन हम इसका अगर नेचुरल लॉगरिथम्स लें, टेक नेचुरल लॉगरिथम, उसका मतलब क्या है? दैट इज लॉगरिथम टू द बेस e, और इसको हम बोलेंगे लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो लॉग लाइक्लीहुड मैं दर्शा रहा हूं ln से, lnf, जो कि आपको अगर ये नोटेशन ज्यादा पसंद है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैं ये ही नोटेशन यूज करूंगा, नेचुरल लॉगरिथम का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है lnf। तो अगर इस फंक्शन को हम नेचुरल लॉगरिथम ले लें तो हमारे पास क्या बनता है? ये पहले तो आएगा log ऑफ द कांस्टेंट 10 choose 4 प्लस log ऑफ a टाइम्स b। सो हम लॉगरिथम के रूल्स यूज करने वाले हैं। तो log ऑफ a टाइम्स b बनता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो पहले तो हम वो यूज करने वाले हैं, तो बनता है log ऑफ 10 choose 4 टाइम्स log ऑफ 10 choose 7, और log ऑफ a टू द पावर b बनता है b टाइम्स log a। तो वो भी डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं, 11 टाइम्स log ऑफ p प्लस 9 टाइम्स log ऑफ 1 minus p। तो ये हमारा हो गया लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ये जो लॉग फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर p की कोई भी वैल्यू लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी तो वही p की वैल्यू लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को भी मैक्सिमाइज करेगी, और उसका कॉन्वर्स भी सही है। जो भी वैल्यू p log f को मैक्सिमाइज करेगी वही वैल्यू p f को भी मैक्सिमाइज करेगी। तो हम ये log f को भी log f को मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि वो साधारण तौर पे जो हमने अभी तक जो बंटन के बारे में पढ़े हैं उसके लिए लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज करना ज्यादा आसान रहता है। और आप अगर देख ले, ये जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन मैंने लिखा है वो काफी स्मूथ फंक्शन है। इन पर्टिकुलर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तब हम मैक्सिमाइजेशन हमें पता है कहाँ पे होता है। मैक्सिमाइज करने के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे किस वेरिएबल के संदर्भ में? हम जो हमारे पास अननोन पैरामीटर है p, उसके संदर्भ में उसको इक्वेट करेंगे 0 से, और जो भी
जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन सॉल्व करके वो होगा एक एक्सट्रीम वैल्यू इस log f का। ये मैक्सिमाइजर होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आता है, तो वो सब हम करेंगे। तो हम पहले देखते हैं डेल, ये तो एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी बाई डी पी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ इज, पहली बार जैसे हमेशा करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ सम बनता है, सम ऑफ डेरिवेटिव में पूरे सभी टर्म्स लिखने वाला हूं। डी बाई डी टी ऑफ डी पी ऑफ 10 choose 4 प्लस डी बाई डी पी ऑफ सॉरी log of 10 choose 4 log of 10 choose 7 मैटर नहीं करता है, क्योंकि log of 10 choose 4 और log of 10 choose 7 कुछ कांस्टेंट फंक्शंस है इस, और ये डेरिवेटिव शून्य बनेगा, इसलिए मैंने ये इवैल्यूएट करने की भी कोशिश नहीं की थी। log p का डेरिवेटिव है 1 over p, सो प्लस 11 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ log p जो है 11 over p प्लस 9 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ log of 1 minus p। तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। पहले तो बनता है log of 1 minus p का डेरिवेटिव बिकम्स पहले 1 over 1 minus p टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ 1 minus p जो है -1। हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव को ले रहे हैं और उसको इक्वेट करेंगे शून्य से, तब हमें मिलता है, मैं ये लिख रहा हूं जानबूझकर क्योंकि ये पहला उदाहरण है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो शून्य, पहले दो टर्म्स तो शून्य है, 11 बाई पी तो वैसे के वैसे रहेगा, और दूसरा जो है -9 over 1 minus p, तो हम उसको दूसरे साइड लेके हमें मिलता है +9 over 1 minus p। तो ये काफी अच्छा उदाहरण है। p हमने पहले से तय किया है, शून्य भी नहीं है और एक भी नहीं है, तो हम अगर रेसिप्रोकल लेंगे पहले तो इसी यहीं पे मैं लिख लेता हूं, therefore p over 11 is equal to 1 minus p over 9 और 9p is equal to 11 times 1 minus p। और 11 times 1 minus p है 11 minus 11p, तो बनता है therefore 20 times p is equal to 11, एंड जो फाइनल आंसर हमें आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो है p इज इक्वल टू 11/20। तो ये हमारा एस्टीमेट आ गया है, तो हम इसको दोहराते हैं, p हैट इज इक्वल टू 11/20। तो फिर एक बार मैं दोहराता हूं, क्या हमने किया, हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिया, उसका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग किया और हमें मिला लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, और चूंकि ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो पहले तो हमने देख लिया डेरिवेटिव को, और उस डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन उसको हमने इक्वेट किया शून्य से, तो हमें एक अननोन पैरामीटर्स में एक इक्वेशन मिल गया, उसको सॉल्व करके हमें ये एस्टिमेट मिला है p हैट इक्वल टू 11/20। ये मैक्सिमाइजर भी हो सकता है, मिनिमाइजर भी हो सकता है, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव को भी देखना है। पहले कुछ उदाहरणों में मैं देखूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो डी बाई डी पी ऑफ लॉग एफ जो है डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ तो हमने पहले ही इवैल्यूएट कर लिया है, स्क्रीन पर है, जो है 11 बाई पी माइनस 9 बाय 1 माइनस p, और आसानी से आप देख सकते हो कि ये वो है इज इक्वल टू 1 ओवर p का डेरिवेटिव है -1 ओवर p स्क्वायर, और 1 ओवर माइनस p का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस p स्क्वायर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ -1 माइनस p, सो वो माइनस साइन वैसे ही रहेगी, सो हमें मिलता है -11 बाई p स्क्वायर -9 ओवर 1 माइनस p स्क्वायर।
और चूंकि ये सभी संख्या क्लियरली स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 11 और 9 तो पॉजिटिव संख्या है, तो ये तो क्लियरली शून्य से कम वाला वैल्यू है। तो हमने जो ये एस्टिमेट पता कर लिया है वो इंडीड मैक्सिमाइजर है। सो देयरफॉर इस उदाहरण में MLE इज P hat विच इज 11/20, और अगर आप देख सकते हो तो ये है 4/7 +/20, तो इंडीड ये है x बार। दूसरा उदाहरण लेते हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास है एक रैंडम सैंपल या IID रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले उदाहरण में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, वो था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसमें p लाइक्लीहुड फंक्शन जो p का था वो डिफरेंशिएबल था। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज क्या हो सकती है? लैम्डा हो सकता है कोई भी संख्या जो 0 से ज्यादा है। तो अगर हमारे पास सैंपल वैल्यूज है स्मॉल x1 स्मॉल x2 वगैरह स्मॉल xn, तो पहले तो हम जॉइंट PDF लिख सकते हैं। जॉइंट PDF, आगे जाकर आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि लाइक्लीहुड फंक्शन है। जॉइंट PDF है f ऑफ x1 x2 वगैरह वगैरह xn, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर है लैम्डा। क्योंकि हम रैंडम सैंपल के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो बनता है हमेशा से प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल PMFs, और मार्जिनल PMFs हमेशा से उसी पैरामीटर लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वो स्वरूपी बंटित है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन PDF भी सेम ही रहेगा। तो ये है सिर्फ इवेल्युएशन हम करेंगे अलग अलग xi के ऊपर। तो ये हमारे पास आता है I = 1 to n एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका प्राचल है लैम्डा, उसका PDF में लिख रहा हूं लैम्डा टाइम्स एक्सपोनेंशियल e⁻⁻ लैम्डा टाइम्स xi। तो ये जो xi है वो फिर एक बार एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो एक्सपोनेंट में सम हो जाता है। लैम्डा को हम हर i के लिए एक लैम्डा है, और हम प्रोडक्ट ले रहे n टाइम्स, तो पहले तो आएगा λ⁻n, और एक्सपोनेंट में आएगा e⁻⁻ लैम्डा टाइम्स सम ऑफ xi। ये है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन। देयरफॉर लाइक्लीहुड फंक्शन f x1 x2 xn लैम्डा हमने लिख लिया है। तब हम लॉग लाइक्लीहुड लिखेंगे वही। सो फिर एक बार ये मेथड मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास चंद स्टेप्स है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें एक एस्टिमेटर मिलता है। तो log f अगर हम करेंगे, log f फिर एक बार आएगा x1 x2 xn, उसको मैं इस उदाहरण में लिख रहा हूं, आगे आप शायद ना लिखे तो भी चलेगा। log f बनता है, फिर एक बार लॉगरिथम के रूल्स हम यूज करेंगे, तो n log लैम्डा, ये लॉगरिथम है नेचुरल लॉगरिथम, उसीलिए जब हमने डेरिवेटिव लिया तो नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव हमने जो लिखा था, जैसे कि log p का डेरिवेटिव है 1/p वगैरह, और
लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स है, तो लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एनीथिंग विल बी दैट एक्सपोनेंट। सो ये आएगा माइनस लैम्डा टाइम्स समेशन एक्स आई। तो ये जो लॉगरिथम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है वो काफी आसानी से हमें मिल गया है। फिर एक बार देखते हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा ये अच्छा फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी लैम्डा लॉग एफ। तो पहले टर्म में आएगा n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग लैम्डा जो है n बाय लैम्डा। दूसरे में डेरिवेटिव, सो समेशन एक्स आई तो कांस्टेंट की तरह है, तो समेशन एक्स आई कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा और उसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो ये सिर्फ बनेगा माइनस समेशन एक्स आई, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा इज 1। इसको हम इक्वेट करेंगे शून्य से, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए ये फिर एक बार आएगा, देयरफॉर लैम्डा बाय n इज इक्वल टू 1 ओवर समेशन एक्स आई, और लैम्डा हैट इज इक्वल टू n ओवर समेशन एक्स आई, और ये n को हम डिनोमिनेटर में लेके ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सिंपली है 1 ओवर एक्स बार। तो इस तरह से इस उदाहरण में हमने MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट पता कर लिया है। देयरफॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट of lambda is based on a random sample and observed values small x1, small x2, small xn is lambda hat is equal to 1 over x bar। तो जैसे परिभाषा में लिखा था, हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यहां से पता कर सकते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो एक फंक्शन होगा, जो एक स्टैटिस्टिक होगा, उसको हम दर्शाएंगे तो उसी सिंबल लैम्डा हैट से, लेकिन अभी ये एक रैंडम वेरिएबल होगा 1 ओवर कैपिटल एक्स बार। अगर हम किसी स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल xn के लिए अगर ये कर रहे हैं, तो हम ये लैम्डा हैट डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमें फिर एक बार हर x1, x2, xn के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि इस एग्जाम्पल में, उस उदाहरण में हम अगर देखना चाहेंगे कि क्या ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो आप पता करना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर एक्स बार, और हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो लैम्डा है, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार तो 1 ओवर लैम्डा है इस उदाहरण में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लैम्डा के मीन होता है 1 ओवर लैम्डा। लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग हो सकता है। तो ये एक्चुअली एक अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। तो वो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 ओवर एक्स बार is not equal to 1 over expected value of x bar। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ये तो लीनियर फंक्शन नहीं है। मैंने बोला था कि हमें अगर मैक्सिमाइजर चाहिए तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ेगा, तो मैं वो टिप्पणी यहां पे इस उदाहरण में कर सकता हूं। सो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सो d2 by d lambda square of log f which is d by d lambda, यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो हमने डेरिवेटिव log f का यहां पे लिख लिया है, जो था n ओवर लैम्डा माइनस सम ऑफ एक्स आई
तो सेकंड टर्म तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0, और पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा -1/λ², जो फिर एक बार हमेशा जो भी लैम्डा की वैल्यू हमेशा ये 0 से कम रहेगा। तो इंडीड ये जो एस्टिमेट हमने पता कर लिया था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो इंडीड मैक्सिमाइज करता है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को, और उसी के कारण लाइक्लीहुड फंक्शन को भी। तो ये हमारा है MLE जब हमारा बंटन होता है एक्सपोनेंशियल। और एक उदाहरण हम देख लें। समझ लीजिए कि हमारे पास अब है एक रैंडम सैंपल x1 x2 xn, एक प्रसामान्य बंटन से, जहां पे हमारे पास है दो प्राचल म्यू और सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन f x1 x2 xn। अब ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और हमें याद करना होगा PDF किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं ये लिख लेता हूं 1/√2π या 2π टू द पावर हाफ सिग्मा स्क्वायर टू द पावर हाफ। सिग्मा होता है, लेकिन हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं हर प्राचल के संदर्भ में, तो मैं सिग्मा को लिख रहा हूं इस तरह से, सिग्मा स्क्वायर टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस xi माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो फिर एक बार ये प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। पहले तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2π टू द पावर n बाय 2 सिग्मा स्क्वायर टू द हाफ रेज टू द पावर n, सो सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n बाय 2, और जो एक्सपोनेंट्स है वो प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सपोनेंट सम हो जाते हैं, सो हमें मिलेगा सम xi माइनस म्यू होल स्क्वायर द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, जहां पे ये सम फिर एक बार है 1 से लेके n तक। ये हमें मैक्सिमाइज करना है, तो फिर एक बार हम लॉग लाइक्लीहुड अगर देखेंगे, लॉग f, फिर एक बार लॉगरिथम्स के रूल्स यूज करेंगे। पहले तो जो डिनोमिनेटर में 2πn/2 है उसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो ये बनता है -n/2 log ऑफ 2π, एनीवे वो कांस्टेंट है, -n/2 log ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल जो बनता है माइनस सम xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये है हमारा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। अब हमारे पास दो प्राचल है, म्यू भी है और सिग्मा भी है, तो ये इस तरह का फंक्शन कब, बाकी सब तो कांस्टेंट्स है, n 2π ये तो कांस्टेंट्स है, तो ये कैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं। फिर एक बार आप नोट कर ले कि एज फंक्शंस ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये दोनों स्मूथ फंक्शंस है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर के तहत संदर्भ में मौजूद है। तो हम हर प्राचल के संदर्भ में उनका डेरिवेटिव लेंगे। पहले देखते हैं डेल लॉग एफ बाय डेल म्यू। ये डेल लिख रहा हूं क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पहले टर्म तो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, ये है 0। अगर एज अ फंक्शन ऑफ म्यू हम देख रहे हैं तो दूसरे टर्म में भी म्यू मौजूद नहीं है, तो वो भी है 0।
और तीसरे टर्म में म्यू जरूर मौजूद है, तो उसमें सिग्मा स्क्वायर बनता है एक कांस्टेंट की तरह, तो वो तो बाहर आएगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ सम है सम ऑफ डेरिवेटिव्स, तो सम तो वैसे के वैसे रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर जो 2 टाइम्स xi माइनस म्यू आएगा, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ xi माइनस म्यू जो है -1। तो हमें क्या मिला, और अगर हम इसको इक्वेट करेंगे शून्य से, तब हमें डायरेक्टली मिलता है, आप इसको देख लें, हमें डायरेक्ट, क्योंकि ये तो सिंपल फंक्शन है म्यू का, ये सिग्मा, आप अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिलेगा सम ऑफ xi माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1 to n, and therefore sum of xi I इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू, क्योंकि म्यू भी सम हो रहा है n बार, और वो अगर हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस साइन निकल जाती है, और तब हमें मिलता है म्यू हैट इज इक्वल टू सम ऑफ xi बाय n, जो है x बार, हमारा सैंपल मीन। तो ये तो काफी आसान था इवैल्यूएट करना। हमारे पास दूसरा प्राचल भी है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सिग्मा स्क्वायर के तहत, और लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का, शायद लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन हम स्क्रीन पे रखेंगे। तो ये मैं शायद पहली बार आप अगर नोटेशन देख रहे हो तो डेल बाय डेल सिग्मा स्क्वायर, तो हम सिग्मा स्क्वायर को एक वेरिएबल की तरह देख रहे हैं, ना कि सिग्मा। तो चाहिए तो आप सिग्मा स्क्वायर को किसी और वेरिएबल थीटा से कर ले, और ये सिग्मा स्क्वायर जहां जहां लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन में है वहां पे आप थीटा कर ले और आप उसका डेरिवेटिव ले ले। तो ये पहले टर्म से आएगा 0, n/2 log 2 पाई का डेरिवेटिव 0 होगा। दूसरे टर्म में आएगा -n/2 log ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो बनेगा 1/सिग्मा स्क्वायर। और तीसरे टर्म में आएगा ये जो -xi माइनस म्यू स्क्वायर है सम, वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सिग्मा स्क्वायर के संदर्भ में 1/2 सिग्मा स्क्वायर का, तो ये डिवाइडेड बाय 2 ही मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/थीटा, थीटा के संदर्भ में, तो वो बनता है -1/थीटा स्क्वायर। तो ये आएगा -1/, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर। और इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो ये पहले सेकंड टर्म में जो -1 टाइम्स -1 है वो है हो गया 1, तो हमें मिल रहा है मैं समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 1/सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 1/सिग्मा स्क्वायर। दोनों साइड को अगर मैं ये पहले तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे भी करना है आपको, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं और देख ले कि हमें मिलता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन 1/n सम xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेट करने के बाद हमें मिला है, उसमें जब हम म्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे तो उस इक्वेशन में सिग्मा नहीं आ रहा था। यहां पे अगर हम सिग्मा स्क्वायर के डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो जब सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हमारे इस इक्वेशन में है म्यू, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने देख लिया है कि म्यू हैट की वैल्यू हमने कर ली थी x बार, तो
उसको हम रिप्लेस करेंगे, म्यू को रिप्लेस करेंगे म्यू हैट से, और हमें मिलेगा सिग्मा हैट स्क्वायर जो है 1/n सम i इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू xi माइनस x बार होल स्क्वायर